तो देखो, वाद विवाद और निर्णय, ये दो चीजें हैं। अंकेक्षक के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो उससे दो तरह के दायित्व उत्पन्न होते हैं, एक दीवानी दायित्व और एक आपराधिक दायित्व। आपराधिक दायित्व का मतलब कि उसे जेल की सजा हुई, और दीवानी दायित्व का मतलब उसे जुर्माने के लिए बोला गया। तो जब भी डिस्प्यूट होता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट में कुछ डिसीजंस हुए हैं, और यहां पर मैंने वो केस स्टडी इंक्लूड करी है जो लैंडमार्क जजमेंट बने। लैंडमार्क जजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, केस तो रोज ही होते हैं, अगर ऐसे केस की लिस्ट बनाने लग गए तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक साल में 365 दिन है तो 365 केस हैं, और ये हम पूरे विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे। हम जो भी केस पढ़ेंगे केवल इंडिया के केस नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में तो कितने सारे केस होंगे, लेकिन हम उन केस को ही यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट का मतलब क्या समझे? कि जो विश्व विख्यात हो गए, जिनका नाम हो गया, क्योंकि या तो न्यायाधीश महोदय ने कोई ऐसी बात कह दी जो सुपरहिट हो गई, जैसे होता है ना, कोई फिल्म आती है, उसमें फिल्म बनाने वाले को भी मालूम नहीं होता कि कौन सा डायलॉग सुपरहिट हो जाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, समझ रहे हो? तो अब बेचारी जो बसंती नाम की लड़कियां हैं, उनके तो बड़ी समस्या हो जाती है, समझो। देखो, मेरे एक बड़े साले साहब थे, अभी तो वो एक्सपायर हो गए, उनकी शादी हुई तो मेरी जो भाभी जी थी उनका नाम था किरण, और उन दिनों में एक फिल्म आ गई शाहरुख खान की, तू है मेरी किरण। तो साहब, किरण नाम की लड़कियों की बड़ी ट्रबल हो गई, समझ रहे हो आप? तो ऐसे कुछ डायलॉग न्यायाधीश महोदय ने दे दिए जो फेमस हो गए, हम उन्हीं को स्टडी करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में आपराधिक मामलों के निर्णय ना तो आज तक आए हैं, ना ही कभी आएंगे। आपके लिए काम के कौन से हैं? और आपराधिक मामलों में मैं बता दूं, सीए को नॉर्मली ये जेल नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइम है, किसी का मर्डर तो किया नहीं, तो उसको जेल नहीं होती है, समझ रहे हो? लेकिन जुर्माने, क्षतिपूर्ति के लिए उसको दंडित कई बार किया गया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ज्यादा काम किए हैं? और आपराधिक मामलों में एक हिंट और दे देता हूं कि अब तक जब भी सीए जेल गया है तो उन्हीं ऑडिट में गया है जो ऑडिट उसने किसकी करी है? बैंक की, क्योंकि बैंक में मामला थोड़ा सा पैसों का ज्यादा रहता है और पब्लिक का पैसा रहता है, तो पब्लिक के पैसों के साथ जितनी बार भी कपट हुआ, सीए को क्या हुई है? जेल हुई है। तो आपराधिक मामलों के निर्णय मैंने 4 कवर करे हैं केवल, और चारों ही किसके हैं? बैंक के हैं। देखो, पहला निर्णय, अब आपको इसको पढ़ना कैसे वो समझो, क्या कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं और क्या याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। आपसे ये पूछा जाएगा, उस मुकदमे का नाम बताइए, या उस वाद विवाद का नाम बताइए, उस मुकदमे का नाम बताइए जिसमें ट्रू एंड करेक्ट को, ट्रू एंड करेक्ट के विचार को ट्रू एंड फेयर में बदला गया। ट्रू एंड फेयर में बदला गया, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके। और फिर आपको क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, ऑडिटर अपनी जब भी राय देता है तो राय में वो क्या शब्द यूज करता है बताओ? और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंकेक्षक अपनी राय में किन शब्दों का यूज करता है।
तो अंकेक्षक क्या कहता है कि मेरी राय में वित्तीय विवरण कैसी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर। आप कहेंगे सर ये ट्रू एंड फेयर क्या होता है? हालांकि मैं आपको ऑडिट के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि ट्रू एंड फेयर का मीनिंग क्या है। ट्रू का मतलब क्या है? सत्य। और फेयर का मतलब क्या है? उचित। ये तो गए शब्द का हिंदी अर्थ, सत्य एवं उचित। अब इसका मीनिंग समझो। सत्य शब्द अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब वित्तीय विवरण में अंक गणितीय क्या है? शुद्धता है। जोड़ बाकी गुणा भाग सब क्या है? सही है। और ये मैंने चेक कर लिया है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप उचित शब्द यूज करते हो तो उचित का मतलब होता है कि सब जो वित्तीय विवरण बनाए गए हैं वो नियम एवं कानून के अनुसार बनाए गए हैं। जो भी नियम कायदे कानून लागू होते हैं उन सब की क्या की गई है? पालना की गई है। समझ में आ रहा है? यह आज की डेट में कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस केस के आने से पहले ऑडिटर क्या शब्द यूज किया करते थे? ट्रू एंड करेक्ट। समझ में आ रहा है? अभी देखो जैसे जीएसटी एक्ट आया 1 जुलाई 2017 से, तो जीएसटी एक्ट में एक ऑडिट का कॉन्सेप्ट डाला, जीएसटी ऑडिट 2017 में, कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से जीएसटी ऑडिट करवानी पड़ेगी। जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको जीएसटी एक्ट के तहत भी क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी। पर उसमें शब्द क्या लिख दिया? ट्रू एंड करेक्ट। कि ऑडिटर को रिपोर्ट में क्या लिख के देना है? ट्रू एंड करेक्ट। सारे सीए हड़ताल पे बैठ गए कि भैया तुम ही कर लो ऑडिट। करेक्ट का मतलब जानते हो? कि जो है वो ठीक है, आपका विचार नहीं। तो ये रिपोर्ट कहाँ हुई? ये तो सर्टिफिकेट हो गया। और जीएसटी में हम करेक्ट बोल ही नहीं सकते। तो साहब हमारे और सरकार के बीच में काफी विवाद चला। हमने जोर डाला कि साहब हमें कौन सा शब्द की अनुमति दी जाए। सरकार मानी नहीं, क्योंकि अब ये मोदी सरकार है, सुनती नहीं है, सिर्फ सुनाती है। जहां वन साइड कम्युनिकेशन होता है, जहां भी तानाशाह होते हैं वहां वन साइडेड ही होता है मामला। तो मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, बोले नहीं ये जो है वो ऐसा ही होगा। तो फिर उन्होंने हमें ये कहा कि भाई ऐसा करो फिर तुम ऑडिट ही रहने दो। तो जीएसटी ऑडिट की अनिवार्यता ही क्या कर दी? समाप्त कर दी। हमने भी कहा कोई बात नहीं, ऑडिट नहीं करेंगे, लेकिन क्या शब्द यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि करेक्ट का मतलब तो ये है जो मैंने कह दिया वो सही है। और कल को कुछ गड़बड़ निकल गई तो मैं जेल में, तो इससे बढ़िया ऑडिट ही नहीं करें। तो अब आपसे देखो कितना जबरदस्त केस था ये, कि पूरी विचारधारा को ही क्या कर दिया, इसलिए ये फेमस हो गया। और देखो इस केस का नाम क्या है? इसको दो नाम से जानते हैं, रॉयल मेल स्टीम पैकेट कंपनी लिमिटेड। या तो ये इस नाम से आ जाएगा, या फिर क्या नाम से आ जाएगा? रैक्स वर्सेस लॉर्ड केल्सेंट एंड अनदर्स। 1931 का ये मामला था। और इस मामले में बताया गया कि सब कंपनी ने क्या किया? गुप्त संचय का निर्माण किया। आप सर ये क्या होता है गुप्त संचय? बताओ। चलो इन अनुभवी व्यक्ति से पूछते हैं, आपकी बीवी के पास कितना धन है? आपको नहीं मालूम, और आपको मालूम हो भी नहीं सकता। जब नोटबंदी हुई ना तब उजागर हुए थे मामले। क्यों रे, तुम्हारे पास इतना पैसा, ये कहां से आ गया? देखो जिसके यहां से निकला ना उसको तो मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे चोरी चकारी करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ करके क्या बना लिए गए? गुप्त संचय। जैसे डेप्रिसिएशन फर्जी के दिखा दिए, प्रोविजन फर्जी के डाल दिए, प्रॉफिट को छुपाते रहे। तो क्या क्रिएट हो गया? आप लोगों ने ब्लैक मनी का नाम सुना है? ब्लैक मनी का नाम सुना है? अच्छा, वो नोट जो जेब में पड़े पड़े काले हो जाते हैं, ऐसा? तो फिर ब्लैक मनी क्या होती है? हैं? भाई जिसको आपने सरकारी तंत्र से छुपा लिया वो ब्लैक मनी है। आपने टैक्स पे नहीं किया, वो क्या है? ब्लैक मनी है।
जैसे आप रिश्वत लोगे तो मालूम है, आप लोग जब सरकारी नौकरी पे लगोगे आपको हर साल अपनी आय और संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा। अब आप उसमें वो प्लॉट तो बता ही नहीं पाओगे जो आपने रिश्वत के पैसों से खरीदा है। तो आप क्या करोगे, अपने किसी ड्राइवर के नाम, किसी घर पे काम करने वाले के नाम प्लॉट खरीद लोगे। तो मोदी सरकार ने उसके ऊपर क्या किया, बेनामी भूमि एक्ट लागू कर दिया कि साहब भूमि आपकी है, नाम इनका है। किसके नाम से रजिस्टर्ड है, इनके नाम से। ये भाई को तो खाली सब्जी बनानी आती है, ये तो इनके यहाँ सब्जी बनाना आता है, इसको क्या मालूम कि ये करोड़पति आदमी है, इसके पास में 20 करोड़ का प्लॉट है, इसको मालूम ही नहीं। सेठ जी ने कहा था चल तेरी फोटो खिंचवा के लाते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जाके इसकी फोटो खिंचवा दी, सारे कागज वागज सेठ जी के पास पड़े हैं, नाम उसके है। सेठ जी को विश्वास है मेरे बिना ये पड़ेगा ही नहीं, तो ये इसको बेनामी भूमि कहने लग गए। तो इस टाइप की चोरी चकारी करके कंपनियां क्या करती हैं, गुप्त संचय का निर्माण करा। और बाद में क्या किया, कंपनी ने उसको किस में बता दिया कि इस साल का लाभ हुआ है। अरे इस साल का थोड़ी था, वो तो कई सालों का छुपाया हुआ लाभ था। समझ में आ रहा है। तो बताओ कंपनी ने कपट किया क्या, नहीं किया। कपट कहां किया, अगर कपट करते तो लाभ क्यों बताते। ये सिर्फ क्या करी उन्होंने कि पहले से प्लानिंग करी, नहीं समझे क्या। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे भाई का जो लड़का है ना, वो भी डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस हो गई उसकी क्लियर। तो ऐसे बहुत ज्यादा वो अलग ही रहते हैं भाई साहब, किसी से बातचीत नहीं करते और नहीं करते। अब इन दिनों में एक्टिव हो रखे हैं, वो सबके पास आते हैं। कल शादी में गया था मैं, तो वो आए हुए थे, मेरे से भी उन्होंने आधा घंटा बात करी। तो मैंने कहा इनके क्या हो गया, ये सोशल कैसे हो रहे हैं, ये कैसे मतलब परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। फिर मुझे क्या कहते हैं, यार तेरे भतीजी के लिए संबंध देखना। मैंने कहा हाँ अब जरूरत आ गई है, अब जरूरत आ गई, इसलिए परिवार याद आ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, पहले पैसा छुपा लिया और एकदम से बता दिया, क्योंकि उनको इस दिन जरूरत थी बताने की। इसका मतलब ये इस साल में शायद क्या लेके आ रहे होंगे, आईपीओ। तो बाजार में क्या दिखाएं, देखो हमारी कंपनी ने इतना कमाया है, जबकि चालू साल में कमाया नहीं है। तो इनडायरेक्टली तो कोई चोरी नहीं करी, यहां पर अंकेक्षक का उद्देश्य कपट करना था भी नहीं, लेकिन गलत तो गलत है। तो ऑडिटर को क्या ठहराया गया, उत्तरदायी कि भाई तुमने क्या चेक किया। फिर जो चालू साल का प्रॉफिट बताया गया वो चालू साल का प्रॉफिट है ही नहीं, तो तुमने क्या चेक किया, भले ही कपट नहीं था, ऑडिटर को उत्तरदायी ठहराया गया। यहां तक समझ गए। ये तो इस केस की थी स्टोरी। ये स्टोरी याद रखो या नहीं रखो चलेगा, आपको तो मेन काम क्या ध्यान रखना है कि ये वो महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने ट्रू एंड करेक्ट शब्द को किस में बदला, ट्रू एंड फेयर में। बोलो पहला केस समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका इतना सा ध्यान रखना है बस आपको कि साहब उस मुकदमे का नाम बताओ जिसमें ट्रू एंड करेक्ट के विचार को किस में बदल दिया गया, ट्रू एंड फेयर में। इसका आंसर अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे, रॉयल मेल, बस बहुत है इतना भी, पूरा नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा भी हाईलाइट कर लिया ऑप्शन तो आएंगे ही। इसमें जेल की सजा हुई थी, ऑडिटर को उत्तरदायी ठहरा के जेल 12 महीने की जेल दी थी उसको, इसलिए यह आपराधिक दायित्व था। यहां तक समझ गए। चलो दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस देखो क्या है, कराची बैंक वर्सेस द डायरेक्टर ऑफ कराची बैंक लिमिटेड। भाई कराची उस टाइम तो इंडिया में ही था, 1932 का केस है। ये कह रहे हैं धारा 448, कल पढ़ी थी आपने मेरे से 448, याद है या भूल गए। देखो जुर्माने की धाराओं में मैंने एक 448 बताई थी, और उसमें बताया गया था कि साहब ऑडिटर के द्वारा जानबूझकर रिपोर्ट में झूठे विवरण दिए जाएं तो उसको सजा होगी। सर 448 तो कंपनी एक्ट 2013 में है, और ये केस हुआ था 1932 में, तो 448 कहां से आ गई। 448 मैंने कन्वर्ट कर दी। इस केस के अंदर कौन सी धारा लिखी हुई थी, कंपनी एक्ट 1913 की, 1956 की भी नहीं। 1956 से पहले एक्ट कौन सा था, कंपनी एक्ट 1913। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। तो धारा 448 के तहत अंकेक्षक के द्वारा बैलेंस शीट में, ऑडिट रिपोर्ट में झूठे विवरण देने को क्या माना गया, आपराधिक कार्य माना गया। समझ में आ गया,
क्लियर है? ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करोगे चलेगा, खाली आपराधिक में वो रॉयल मेल स्टीम वाला याद रख लेना। ये की ये बात सेम टू सेम किस में कही गई थी? डेम्बल बैंकिंग कंपनी लिमिटेड में। तीनों केस समझ में आ गए? ये आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपको खाली कौन सा ध्यान रखना है? रॉयल मेल स्टीम का। नेक्स्ट, फेरो बैंक लिमिटेड का मामला, कंपनी द्वारा संपत्तियों का अधिमूल्यांकन करके क्या बताए गए? लाभ बताए गए। क्या समझे बताओ? अधिमूल्यांकन का मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूड बताए गए। मैं आपको बात बताता हूं, 2010 की बात है। मैं एक दिन शाम को जब घर पहुंचा, मेरे पापा एकदम खुश हो रखे। मैंने पापा से पूछा, पापा आज इतने खुश क्यों हो रहे हो आप? और बोले मैं करोड़पति बन गया। करोड़पति बन गए? कहाँ है पैसे? भाई करोड़पति बन गए तो पैसे कहाँ हैं? तो हमारे पड़ोस में क्या एक गुप्ता अंकल रहते हैं, गुप्ता प्रॉपर्टीज वाले। तो जो भी कोई आदमी आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या काम करते हो, तो अगर कोई सामने वाला ये कहता है ना भाई प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ये समझ लेना बेरोजगार है। तो उनके पास कोई काम नहीं रहता, सारे दिन बैठे रहते हैं, इधर की बातें उधर और उधर की इधर, मीटिंग ही चलती रहती है उनकी। तो गुप्ता प्रॉपर्टी वाले जो गुप्ता अंकल थे, वो मेरे पापा की दुकान पे आके बैठ गए, और ऐसे ही फेंकालूजी ज्यादा रहती है इनके पास। पापा को बोलते हैं सेठ जी मकान बेचोगे क्या? अब पापा को बेचना तो था नहीं, पापा भी मजे लेने लगे उसके, बेच देंगे, क्या दिला दोगे? बोला 1.25 करोड़ दिला देंगे। बोला 1.25 करोड़ में बिक जाएगा? बोला आप बोलो, अभी शाम को ही आपका ग्राहक लगा देते हैं, आपको बेचना है तो बोलो। बस वो बोल के चला गया और पापा खुश। बोला बेटा अपना मकान 1.25 करोड़ का हो गया, लिया था हमने 30 लाख में, हो गया कितने का? 1.25 करोड़ का। तो बता करोड़पति बन गए नहीं बनेंगे? तो मैंने कहा पापा कैसी बातें करते हो, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। नहीं समझे? एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, ये सीरियस हो गया कि सब मैंने बेच दिया क्या? ये तो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य तो आज ऊपर है और कल नीचे। आपका मकान है एकदम मेन रोड पे है, शानदार रेट चल रही है, सरकार ने एक फ्लाईओवर निकाल दिया बाजू से, रोड के नीचे आ गया, लो साहब 1.25 करोड़ की रेट सीधी 50 लाख आ गई। तो कंपनियां क्या करती हैं? असेट्स को जानबूझ के ओवर वैल्यूड दिखाती हैं, 100 रुपए की चीज को 150। जैसे अडानी वाला केस, अडानी वाले में यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है कि सब जितने की वैल्यूएशन दिखाई जा रही है उतने की वैल्यू उसकी है नहीं। और जब ओवर वैल्यूड करोगे एक चीज बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या बढ़ा? आपका प्रॉफिट। क्या ये वास्तविक प्रॉफिट है? ये रियल प्रॉफिट नहीं है, तो लोगों को दिखाने के लिए प्रॉफिट है। ऐसा होता है क्या? बताओ, ऐसा होता नहीं होता? मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, घर में खाने के लिए दाने नहीं होते, पर गांव में स्वाम नहीं बोलते। क्यों? अरे घर में खाने को दाने नहीं है, गांव में स्वाम नहीं बोल रहे हो, तो सर गांव में इज्जत बनी रहे, गांव में इज्जत बनी रहे। तो ये क्या है? ओवर वैल्यूड करके लाभ बता रहे हैं। तो बताओ ये फ्रॉड है कि नहीं है? पब्लिक के साथ फ्रॉड है ना? 12 महीने के लिए अंदर गया सी ये। फेरो बैंक लिमिटेड का मामला था। तो ये 4 मामले आपके मैंने किस में बताए? आपराधिक में। अब हम किसके पढ़ने जा रहे हैं? दीवानी मामलों के। अब दीवानी मामलों में तो साहब हुई 3 चीजें, कर्तव्य भंग, लापरवाही और विश्वास को तोड़ना। लापरवाही का दोषी इन मामलों में माना गया है। ये इतने सारे केस के नाम लिख दिए जिनमें सब में एक आ गया कि ऑडिटर ने काम में क्या करी है? लापरवाही करी है। लंदन ऑयल स्टोरेज, ऑर्थर ई ग्रीन, पेंडलवर्ड्स लिमिटेड, लीड्स एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी, आर्मिटेज, ट्रूसोर इंडिया लिमिटेड। समझ में आ रहा है? तो ये खाली एक फैक्ट है, ये भी नहीं याद करोगे तो चलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू। सबसे पहले ये बात मैं आपको पहले भी बातों बातों में बता चुका हूं कि अगर ऑडिटर बिना पारिश्रमिक के काम करे तो देखो, पैसा लेंगे या नहीं लेंगे ये आपका निर्णय है। आप पैसा कम लेंगे या ज्यादा लेंगे ये भी आपका क्या है? निर्णय है।
लेकिन आप प्रोफेशनल हो, काम अगर कर रहे हो तो दायित्व वैसे ही रहेंगे जैसे फीस चाहे ज्यादा लेते और चाहे कम लेते और चाहे बिना फीस के काम करते। तो बिना पारिश्रमिक के अगर ऑडिटर क्या करता है, कार्य करता है, तो वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि तुमने तो फीस ही नहीं दी, तुमने तो फीस ही नहीं दी, तुम्हारे लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। उसका दायित्व क्या रहेगा, समान बना रहेगा। समान का मतलब समझ गए? अगर फीस लेता और दायित्व आता, सेम बिना फीस के भी वही दायित्व रहेगा। ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिना पारिश्रमिक के कार्य करने पर अंकेक्षक का दायित्व होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी उतना ही होगा जितना पारिश्रमिक लेने पे होगा। समझ लो? तो बताओ आंसर क्या दोगे? उतना ही होगा जितना पारिश्रमिक लेने पे होगा। ये बात समझ में आ गई? अब आपको सबसे फेमस जजमेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूं। कौन सा? लंदन एवं जनरल बैंक। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत सारे केस पढ़ाने जा रहा हूं इसमें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो 2 केस को घोट के पी जाना। आज तक तीसरा केस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। इतनी एग्जाम हो गई और इतनी बार एग्जाम हो गई, 2 के अलावा तीसरे केस के क्वेश्चन ही नहीं पूछते। 2 कौन से हैं? एक तो ये लंदन जनरल बैंक और एक कौन सा है? किंगस्टन कॉटन मिल्स। तो इसको, इन दोनों केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब लंदन एवं जनरल बैंक में बहुत सारी बातें कही गई। पहली बात, अंकेक्षक को ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट पर्सन। यह कथन कौन से वाद विवाद में कहा गया? ऐसे क्वेश्चन आएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन। अंकेक्षक को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। यह कथन किसमें कहा गया? लंदन एवं जनरल बैंक के मामले में। तो देखो, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कौन सा स्टार्ट किया? लंदन एवं जनरल बैंक। ये कह रहे हैं साहब, अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम की लाइन है, बहुत बहुत बार आता है। दूसरी लाइन जो मैं बता रहा हूं, ये नॉर्मली आती नहीं है, फिर भी आपको समझाना है। क्यों? लंदन एवं जनरल बैंक में एक बात और कही गई कि सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या होता है जी सलाह? सर, ऑडिटर ऑडिट करके रिपोर्ट देता है, उसमें अपनी राय तो देता है। राय में और सलाह में फर्क है। राय को आप इंग्लिश में बोलते हो ओपिनियन। ऑडिटर ऑडिट करके अपनी क्या देता है? और सलाह मतलब एडवाइस। दोनों में क्या फर्क है? अब जैसे मैं कल मधुसूदन सर से सलाह कर रहा था कि सर, मेरे को मेरी बेटी को आईएएस बनाना है, तो क्या करूं? अब देखो, हम कॉमर्स वाले ज्यादा जानते हैं नहीं इस बारे में। तो सर ने कहा अभी तो उसको मजे करने दो सर, क्योंकि अभी वो 5th क्लास में है, अब 6 में आएगी। तो मैंने कहा सर, आराम हराम है, हमारे यहाँ कह के गए हैं लोग। मैं कहा ना तो मैं जीऊंगा ना जीने दूंगा। और कुछ क्या है, जब सामने से आउटपुट आता है ना, यूं लगता है कि यार ये बच्चे टैलेंटेड हैं, इन पे मेहनत की जाए। तो मुझे ऐसा लगा, तो इनका सर कुछ नहीं, 9-10 तक तो उसको पढ़ने दो जैसे पढ़ रही है, 11-12 में फुल फोकस कर देना और उसको ये बोलना कि वो 98 या 100% लेके आए पूरा। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे आप DU यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराना दिल्ली में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना, वो इक्विवेलेंट टू CA है, मतलब वहां की जो डिग्री और CA की डिग्री बराबर मानी जाती है। बोले DU में आप एडमिशन करवाना, वहां उसको 3 साल कॉलेज करने दो मजे से, और फिर वहां से IAS की तैयारी करवाना, तब पॉसिबिलिटी है कि शायद बन जाए, तभी शायद है। अब ये थी सलाह, समझ लो। तो हम लोग जो है ना, किसी को सलाह नहीं देते कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हम तो जो तुमने कर लिया ना, वो कैसा किया उसके ऊपर क्या करते हैं? राय देते हैं। कई क्लाइंट हमें कहते हैं सर, आप
इतने समझदार थे, हमें बताते कि हमने व्यापार ऐसे गलत कर लिया, हमको नुकसान हो गया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे भाई सलाह देना मेरा काम है, व्यापार करना तुम्हारा काम है। नहीं समझे? मैं आपको पढ़ा ही तो सकता हूँ, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कैसे पढ़ेंगे, घर पे जाके पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आपका करियर क्या बनेगा, ये तो आपकी थॉट है। तो यहां पर इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ऑडिटर ओपिनियन देता है, सलाह देना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है। मैं एडवाइस देने के लिए थोड़ी आया हूं आपको, मैं तो जो आपने काम किया है, जो पूरी साल में लेन देन करे हैं, उनकी जांच पड़ताल करके जो भी मेरी राय बन रही है वो व्यक्त करूंगा। बोलो समझ में आ गया? तो ये नॉर्मली लाइन आती नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट, इसको और बात सुनना साहब, ये बात भी सुनना। देखो क्या हुआ, मैं आपको बात बताता हूं। एक बार एक लड़का था, वो मेरे से पढ़ने आया, शार्प इंटेलिजेंट और लगन उसमें इतनी भयंकर। तो मैंने जोश में ना पूरी क्लास के सामने उसको कह दिया, मैंने कहा बेटा स्टाम्प पेपर लिया, मैं लिख के देता हूं, तू जूनियर अकाउंटेंट पक्का बनेगा। उसके बाद से उसने पढ़ना ही बंद कर दिया। उसके बाद से उसने पढ़ना ही बंद कर दिया। मैंने कहा आजकल परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर आ रही है, क्या बात है? तो बोले सर स्टाम्प पड़ा है। आपने गारंटी दे दी। एक ऑडिटर ने ऑडिट करके अपनी ओपिनियन दी कि संस्था के वित्तीय विवरण कैसी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, सत्यम उचित, सही है साहब, सब कुछ यहाँ पे सब क्या है, सही है। तो क्या मैंने भविष्य की गारंटी दे दी? क्या मैंने उस कंपनी का इंश्योरेंस कर दिया कि अब इस कंपनी में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी? तो ये कहा गया कि ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर, अंकेक्षक क्या नहीं है, बीमा करता नहीं है। और ये लाइन भी एग्जाम में आती है कि अंकेक्षक बीमा करता नहीं होता। मैंने कोई इंश्योरेंस थोड़ी कर दिया कंपनी का, मैंने तो जो आपने किया उसके ऊपर राय दी है। अब वो राय उस टाइम की थी, भविष्य में भी सही रहेगा इसकी कोई गारंटी है क्या, बताओ? समझ में आ रहा है? भाई हम जो प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं वो हम राय देते हैं। जैसे आज अगर कोई मुझसे पूछे कि सर हमें जूनियर अकाउंटेंट करनी चाहिए क्या, तो मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल करनी चाहिए, बढ़िया जॉब है, और वाकई में बढ़िया है, आज है बढ़िया। 10 साल बाद मोदी जी सरकारी नौकरियों का क्या कर देंगे मुझे थोड़ी मालूम है। लोग सरकारी नौकरी से डरेंगे, रूह कांपेगी उनकी, यूं सरकारी नौकरी ना भैया नहीं करनी। क्यों? रोज तो डंडे पड़ेंगे, सैटरडे संडे ऑफ, एक दिन भी आके बता देना, मतलब काम करवाएंगे विदाउट सैलरी, सैलरी भी नहीं देंगे। तो ऐसा माहौल हो जाएगा। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो हो चुका फैसले, सर ये वो ओवरलोड बर्डन, कभी भी सैटरडे संडे चल जाओ डिपार्टमेंट में बंदे बैठे हुए मिलेंगे, कोई ओवर टाइम नहीं, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आज की डेट में अभी तक तो क्या है, बढ़िया। तो मेरी राय यही है, भविष्य की मैं क्या गारंटी दूं, इसलिए मैं कोई इंश्योरेंस नहीं करके दे रहा। और इंश्योरेंस हमेशा भविष्य का होता है, ये तो मालूम है ना आपको। कोई भी आदमी बीमा करवाता है तो प्रेजेंट के लिए थोड़ी करवाता है कि भविष्य में हमारे साथ कोई संकट ना हो। तो मैं कोई इंश्योरेंस नहीं हूं। एडवाइस, हाँ एडवाइस एक तरह का सॉल्यूशन है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे काम कर लो, तो वो मेरा काम नहीं है। मैं कोई सॉल्यूशन थोड़ी देता हूं, मैं तो सिर्फ अपनी क्या दे रहा हूं, राय दे रहा हूं। दो बातें समझ में आ गई जो आपको याद रखनी है। तीसरी बात देखो, लंदन जनरल बैंक में क्या कहा, ये भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं नॉर्मली। अंकेक्षक का कर्तव्य अंशधारियों को क्या करना है। भाई अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो, अपनी राय जो भी दे रहे हो, जो भी बात आपको बतानी है स्पष्ट बताओ। आप कहोगे मैंने तो इशारा किया था, ऐसा होता है क्या? मेरे साथ हुआ। मेरे जो ताए ससुर थे, ठीक है, कांग्रेस के बढ़िया बढ़िया जो नेता थे ना, वो भी मेरे ताए ससुर की दुकान पे आके बैठते थे। सामाजिक आदमी थे, नेतागिरी कभी नहीं करी, पर नेता लोग भी उनके पास आते थे। और बहुत समझदार आदमी थे मेरे ताए ससुर। ताए ससुर जानते हो ना भाई, जिनके भी नाम के बाद में असुर की ध्वनि आई है ना, आप भी समझ जाओ वो ससुराल वाले हैं। आप देख लो, चाहे चाचा ससुर, ताए ससुर, तो संधि विच्छेद करेंगे तो असुर से बनाइए ससुर। तो
खैर वो उनकी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग हमने उनका नाम दे दिया। तो साहब मेरे ताए ससुर बहुत समझदार आदमी थे, और जब मेरी सगाई हुई थी और हम लोग मिलने मिलने जाते थे कभी, तो वो 5-4 लोगों के सामने क्या बोलते थे कि साहब हमारा जवाई हीरा है, हीरा। ऐसे बोलते थे वो कि हमारा जवाई क्या है, हीरा है। मैं सोचता था मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं भी खुश हो जाता। फिर जब शादी हो रही थी और विदाई का टाइम था, तो मेरे को कान में कहा, बेटा पन्ना दे रहा हूं, संभल के रहना। मैं उनकी बातों का अर्थ ही नहीं समझा। बाद में, थोड़े दिन बाद में, मैंने ताए ससुर से पूछा, जी जो आप ये डायलॉग मारते थे, मेरे को हीरा बोलते थे, और आप अपनी बेटी को पन्ना बोलते हो, और मुझे आपने कहा था कि संभल के रहना। बोले बेटा मैंने कहीं पढ़ा था कि हीरे को केवल पन्ना ही काट सकता है, इसे मैं तेरे को हीरा बोलता था, इसको पन्ना बोलता था। अब बताओ, संकेत दे रहे थे बेचारे, मैं समझ नहीं पाया। तो ऐसे संकेत नहीं देने, खुल के कहो। ये ऑडिटर का क्या है, कर्तव्य है कि भैया स्पष्ट सूचना दो, संकेत देना क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है? तो ये सारी बातें किसमें कही गई थी, लंदन एवं जनरल बैंक में। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आपके देखा जाए तो काम की चीजें कितनी हो गई, 2 चीजें ध्यान रख लोगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। शॉर्टकट हो गया एकदम। लंदन एंड जनरल बैंक में अंकेक्षक कोई ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, अंकेक्षक बीमा करता नहीं होता। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड का मामला, इस मामले को समझो बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इसके न्यायाधीश का नाम क्या था, क्या नाम था, लॉब्स। न्यायाधीश का नाम क्या था, लॉब्स। आपके सर लंदन एवं जनरल बैंक के न्यायाधीश का नाम क्या है, इसका नाम था लिंडले। क्लियर है? और कॉटन मिल्स के न्यायाधीश का नाम क्या था, लॉब्स। सर ये न्यायाधीश के नाम याद करने हैं क्या, बिल्कुल नहीं करने, लेकिन इन 2 के कर लेना, क्योंकि इन 2 को बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब साहब लॉब्स महोदय ने एक बहुत ही गजब की बात कही थी, जिसकी वजह से ये कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट टॉपिक हो गया। क्या कहा इन्होंने, ऑडिटर इज ए वॉच डॉग। अंकेक्षक क्या है, अंकेक्षक रखवाली करने वाला, कई बार ये क्या बोल देते हैं, पालतू। अंकेक्षक रखवाली करने वाला यानी कि पालतू कुत्ता है, ना कि काटने वाला, ना कि काटने वाला। कई बार ये काटने वाला को क्या बोल देते हैं, शिकारी, शिकारी कुत्ता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑडिटर इज ए वॉच डॉग। ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, नॉट द ब्लड हाउंडेड डॉग, नॉट द ब्लड हाउंडेड डॉग। अब देखो इसने अंकेक्षक को कुत्ता ही बोल दिया, पर न्यायाधीश महोदय की भावनाएं अलग थी। उन्होंने कुत्तों की कैटेगरी बताई कि साहब आपने पालतू कुत्ते देखे, जो लोग घर में पालते हैं, पालतू कुत्ते है ना, जब भी कोई आपके घर में अजनबी आ जाता है तो वो भौंकते हैं, उसको डराते हैं, गेट पे रोक देते हैं। मान लीजिए आप जैसा कोई बहादुर आदमी पहुंच जाए, मेरे जैसा तो आवाज सुन के बाहर ही रुक जाएगा। बहादुर बन जाए क्या, ऐसे भौंकता रहता है। आप गेट खोल के अंदर गए, वो भी आपकी तरफ भाग के आया, आप उसको पुचकारने लगे, वो आपकी बात ही नहीं मान रहा। उसने भी दोनों पैर यहाँ पे आपके कंधे पे रख दिए, आंख से आंख मिला रहा है, जीभ बाल लटका रहा है, बोल जा रहा है कि नहीं जा रहा। इतनी वार्निंग दे रहा है, इतनी वार्निंग दे रहा है, लेकिन काटेगा नहीं आपको।
सिर्फ डराएगा, धमकाएगा, समझाएगा कि चला जा, लेकिन काटेगा नहीं। शिकारी कुत्ते जो होते हैं ना, वो एक बात जानते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, वो तो भौंकेंगे नहीं, आके डायरेक्ट अटैक। तो हमें एक पालतू कुत्ता होना चाहिए। हम हमारे क्लाइंट को समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप इस टाइप की कानून की अवहेलना मत करो, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पर मैं समाज सुधारक नहीं हूं भाई, मुझे उसको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ क्या कर सकता हूं, उसको समझा सकता हूं और मेरी रिपोर्ट में लिख सकता हूं, इसके अलावा मेरा काम थोड़ी है। तो इसलिए इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कह दी कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, ना कि काटने वाला कुत्ता। समझ में आ रहा है? और रखवाली करने वाले कुत्तों की एक खास बात और होती है कि वो अपने मालिक के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं। तो हमें जिसने नियुक्त किया है हम उसके प्रति वफादारी के साथ काम करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। देखो दूसरी बात इन्होंने जो कही, अंकेक्षक को कार्य पूर्ण चातुर्य और सावधानी से करना चाहिए, यानी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप उत्तरदायी होंगे। आपको कार्य कैसे करना चाहिए? पूर्ण चातुर्य एवं सावधानी से कार्य करना चाहिए। पूर्ण चातुर्य एवं सावधानी से कार्य करना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, अभी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की एग्जाम हुई, तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में क्या है, ऑडिट का तो ये मान लो नाम मात्र का सा रोल है। वहां तो एक ही टॉपिक है, अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य, बस। यानी 5 लेक्चर का क्लास का काम खत्म, 2 क्वेश्चन आते हैं पूरे से। तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में ऑडिट का तो नाम मात्र का रोल है, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 14 पॉइंट्स हैं, और उसमें मैनेजमेंट और बड़े मार्केटिंग, बड़े टिपिकल पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसका पेपर क्या बहुत इजी आ गया था। और पेपर क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, आपके साथ भी ऐसा होगा, 6 में से एक पेपर को वो क्या करते हैं, टारगेट, चाहे वो अकाउंट्स को कर लेंगे, चाहे वो ऑडिट को कर लेंगे, चाहे बीओ को, उस पेपर को टफ कर देंगे और बच्चे उसमें साफ हो लेंगे। तो उससे पिछली बार क्या होता है, साइकोलॉजी का पेपर बहुत टफ आया था, समझ लो आप। और साइकोलॉजी के जो टीचर थे जयपुर में, जिनका पूरा जयपुर में क्या था, नाम था, वो साफ हो गए, एकदम साफ हो गए, लोग उनके पास जाना ही बंद हो गए, नए नए टीचर डेवलप हो गए। तो ये चीज से मैंने सबक लिया, मैं कहा यार क्या पता इस बार मेरी बारी हो। पिछली बार तो इजी आ गया, तो मैंने क्या किया, मेरी जान लगा दी। मैंने कहा साहब यूजीसी नेट और ये वो इधर उधर के सारे पेपर के क्वेश्चन बना बना के और बच्चों को एडिशनल चीजें दे दे के डरा और दिया उनको ढंग से, क्योंकि डर तो मेरा था कि बच्चों पेपर टफ आ सकता है ये वो। और जब पेपर की डेट आई तो मैं मनीष के साथ बैठा, मैंने कहा यार मनीष गड़बड़ ना हो जाए यार, कोई क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए। बोले तू ये बता तू इससे ज्यादा कर सकता है क्या? मैं कहा नहीं यार। तो बोले बस तूने तेरा एफर्ट्स कर लिया ना? बोला हाँ। फिर वो वापस वही चोट कर दी उन्होंने। 42 क्वेश्चन आए थे, 42 के 42 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं नहीं पढ़ाता तो भी बच्चे करते थे, क्योंकि 42 में से 22 का आंसर तो उपरोक्त सभी था। मैं कहा इसको क्या पढ़ाए, एकदम इजी सा पेपर आ गया। लेकिन देखो हम ये मान के लापरवाही नहीं कर सकते, हमें हमारा काम किससे करना चाहिए, पूर्ण चातुर्य और सावधानी से। अब आप कहें सर पूर्ण चातुर्य और सावधानी की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। जो भी आपने सीखा है आप अपनी सावधानी के साथ काम करें और चातुर्य को यूज करें। ये बात भी किसमें लिखी हुई है, किंगस्टन कॉटन मिल्स में। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या कहा, स्टॉक लेना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। ये बात को समझना ध्यान से। ये बताओ स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा एक पॉइंट और रह गया, शंकाशील होना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। पहले ये समझाता हूं, और ये तो बहुत बार आता है एग्जाम में। शंकाशील होना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। आप बताएं जी, नाम से क्या लग रहा है आपको? तो क्या विश्वास करूं भाई, क्लाइंट मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है मैं उसको सही मान लूं? विश्वास करना चाहिए मुझे, बिल्कुल, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। आप कौन हो? ऑडिटर। हम पुलिस वाले हैं क्या? पुलिस वाले हैं क्या हम?
एक बार क्या हुआ था, मेरे पर्स में से पैसे गायब हो गए थे, तो मैंने कहा ये तो चोरी हो गई। तो मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। मैं कहा साहब 20,000 रुपये गायब हो गए हैं, चोरी हो गई। बोला आपका पर्स कहाँ है? मैंने कहा जेब में ही है। बोला पैसे? पता नहीं कहाँ गए। बोला घर में कौन कौन है? मैं साहब मैं हूँ, बीबी है। मैंने तो इतना ही कहा था साहब मैं हूँ, बीबी है। बोले केस क्लोज। मतलब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो रिपोर्ट लिखाने जाता है ना उसी के ऊपर शक करना शुरू, और शक के बिना पे काम करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि भैया तुम्हें शक करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना। क्योंकि मर्डर करेगा, कोई क्राइम करेगा तो वही करेगा जिसके पास कोई मोटिव हो। समझ लो भाई, आप किसी का मर्डर करोगे तो क्यों करोगे, कुछ ना कुछ मोटिव होगा आपके पास। तो उनको सिखाया ऐसे जाता है। और हमें क्या सिखाया जाता है, डाउट नहीं करना, क्लाइंट जो दे रहा है उसे सही मानना, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, क्या हो, ऑडिटर। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि शंकाशील आपको नहीं होना है, आपको डाउट के साथ काम शुरू नहीं करना है। हाँ, अगर काम के दौरान परिस्थितियां इशारा करे कि कुछ तो क्या है, गड़बड़ है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। पर काम की शुरुआत कभी भी डाउट के साथ नहीं करनी चाहिए। बोलो समझ में आ गई क्या? क्लियर ये बात भी कि आपको शंकाशील नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, स्टॉक लेना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं, इसको समझो। आप बताओ स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या ऑडिटर बैलेंस शीट को वेरीफाई नहीं करता? बिल्कुल करता है। बैलेंस शीट पी&एल को तो चेक करेगा ही। आप किसको चेक करते हो? वित्तीय विवरणों को तो चेक करते हो। तो वित्तीय विवरण में क्या आ रहे हैं, बैलेंस शीट पी&एल, वो तो चेक ही करना है, वो तो काम ही है आपका। क्या बैलेंस शीट में जो स्टॉक आ रहा है उसको हम चेक नहीं करेंगे? आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है उसको मैं वेरीफाई कैसे करूं, ये बताओ। हाँ, बैंक में? अरे स्टॉक की बात कर रहा हूं, स्टॉक बैंक में कहां से आएगा, नगद नहीं कर रहा। ये बच्चा कह रहा है सर बिल विल चेक कर लो। ठीक है, कर लेते हैं जी। बात समझ रहे हो मेरी बात? आपने कहा बिल वगैरह चेक कर लो, बिल तो फर्जी आ जाते हैं। आपकी लेखा पुस्तकों में स्टॉक आ रहा है 2 करोड़ का। कितने का आ रहा है? वाकई में 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा है क्या आपके पास? इसको कैसे वेरीफाई करूं? भाई कॉमन सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आप ये कह रहे हो मेरे पास 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, ठीक है, मैं कैसे मान लूं? आप सर बिल चेक कर लो। अरे बिल तो तुम फर्जी बनवा दोगे। वाकई में 2 करोड़ का स्टॉक है क्या तुम्हारे पास? तो क्या करें इसके लिए? भौतिक सत्यापन क्या होता है? बच्चों की आवाज आ रही है सर, भौतिक सत्यापन कर लो। वो तो इंग्लिश शब्द हो गया। सिकंदर कह रहा है जाके गिन लो सर। तो बेटा सीए नट बोल्ट गिनने के लिए करिए। स्टॉक का भौतिक सत्यापन होगा, लेकिन मैं सिर्फ गणना के समय क्या हूंगा, उपस्थित। मुझे गिनना नहीं है, गिनेगा कौन? स्टाफ। और मुझे उसको गिनते हुए देखना है। तो स्टॉक लेने का काम किसका है? स्टॉक लेने का काम किसका है ये बताओ? मैनेजमेंट का। मुझे तो स्टॉक लेते हुए उनको देखना है। इसलिए ये ध्यान रखना, स्टॉक लेना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। किसका कर्तव्य है? प्रबंधकों का। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मली नहीं पूछते हैं स्टॉक वाला। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। बच्चों में कभी भी गारंटी तो दे ही नहीं सकता, सत्यता की गारंटी नहीं। मैं सिर्फ अपनी राय देता हूं, गारंटी में देता ही नहीं। मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देता हूं, मैं क्या देता हूं? रिपोर्ट। बताओ मैं गारंटी क्यों नहीं दे सकता? सोचो। नहीं, मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूं कि अंकेक्षक सिर्फ राय देता है, गारंटी नहीं देता। तो आपने कभी सोचा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, गारंटी क्यों नहीं देता मैं? बताओ। देखो साहब, हमने वही देखा है जो हमको दिखाया गया है। हमने वही देखा है जो हमको दिखाया गया है। अगर आपने हमको चीजें दिखाई नहीं है, जैसे मान लो आपका व्यापार है,
आपकी बिक्री आपने बता रखी 5 करोड़ की हुई, पूरी साल में कितने की हुई, 5 करोड़ की बिक्री हुई, ये आपने बता रखा है। लेकिन सही मायने में आपकी बिक्री 10 करोड़ की थी, आपने बिल कितने के काटे थे, 5 करोड़ के। बाकी के 5 करोड़ का क्या किया, बाकी के 5 करोड़ का आपने ऊपर के ऊपर ही माल बेच दिया। कैसा करते हैं लोग, बिना बिल के माल बेचते ही है। उसको मैं वेरीफाई कैसे कर दूं, जो लेखा पुस्तकों में कहीं दर्ज ही नहीं है, इसलिए हम गारंटी नहीं देते, हम सिर्फ क्या देते हैं, आश्वासन, यानी कि अपनी राय देते हैं। तो सत्यता की गारंटी देना मेरा कर्तव्य है भी नहीं, ये समझ गए। नेक्स्ट, अंकेक्षक क्या नहीं होता है, जासूस नहीं होता, क्योंकि जासूस शक के साथ काम शुरू करता है और उसे फैक्ट को फाइंड करना होता है और उसकी एक्यूरेसी बतानी होती है, और हम तो सिर्फ क्या है, राय देने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंकेक्षक जासूस नहीं है। अंकेक्षक क्या नहीं है, जासूस नहीं है। ये बात किसने कही है, किंगस्टन कॉटन मिल्स में। समझ में आ गया ये बात भी। इसके बाद में देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट किंगस्टन कॉटन मिल्स में क्या कहा गया कि अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड का जो आरपीएससी ने एग्जाम लिया था उसमें क्वेश्चन आया था कि ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर। ये किसमें कहा गया, एक बात बताओ, दायित्व और संपत्तियों का मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा। बैलेंस शीट में आपने कोई संपत्ति दिखाई 2 करोड़ की, तो क्या मैं मूल्यांकन नहीं करूं, नहीं, मैं मूल्यांकन नहीं करता। मैं तो आपके मूल्यांकन के आधार को क्या करता हूं, जांचता हूं कि भाई आपने इसको इस मूल्य पर कैसे दिखाया। मूल्यांकन तो आपने किया है, बैलेंस शीट तो आपने बनाई है। आप बताओ, वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, अंकेक्षक की कि प्रबंधक की। तो वो तो आपने बनाए है ना, वैल्यूएशन तो आपने करी है। मैं तो आपके मूल्यांकन के आधार की क्या करता हूं, जांच करता हूं। तो आप ये भी ध्यान रखना, अंकेक्षक क्या नहीं होता है, मूल्यांकन करता नहीं है। अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। क्या नहीं है बताओ, वैल्यूअर नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, वो केवल मूल्यांकन के आधार की जांच करता है। केवल मूल्यांकन के आधार की क्या करता है, जांच करता है। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं। और ये सारी बातें किस में लिखी हुई है, किंगस्टन कॉटन मिल्स में डिसाइड हुई थी। अब कोई भी एक पॉइंट पूछ लेंगे कि ऑडिटर जासूस नहीं होता, अंकेक्षक सत्यता की गारंटी नहीं देता, अंकेक्षक को शंकाशील नहीं होना चाहिए, अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता, अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है। ये कौन से वाद विवाद में बताए गए हैं। तो कोई भी एक पॉइंट पूछेंगे और आपसे पूछा जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया क्या। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछने वाले केस थे वो तो हो गए कंप्लीट। 2 ही केस ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, लंदन जर्नल और किंगस्टन। अब छोटे छोटे केस हो रहे हैं, एक बार इस केस की कहानी सुनाता हूं। देखो, नेक्स्ट केस का नाम है लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी कंपनी वर्सेस सेफर्ड्स। बच्चों ये जो सेफर्ड है ना, ये कौन थे, ये चार्टेड अकाउंटेंट थे। इनके ऊपर इस कंपनी ने केस कर दिया। कहानी क्या हुई थी, पहले पूरी कहानी सुनाता हूं इसकी। कि सब चार्टेड अकाउंटेंट ने ऑडिट करी और ऑडिट रिपोर्ट दी और उसमें कंपनी को लाभ में बताया कि कंपनी किस में है, प्रॉफिट में है। तो कंपनी ने अपने आप को किस में मान लिया, प्रॉफिट में। और प्रॉफिट में मानते हुए उसने लाभांश की क्या कर दी, घोषणा। और एक बात सुन लेना बच्चों, अगर कंपनी एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो उसको देना ही पड़ेगा, वो वापस नहीं ले सकती। सारे शेयर होल्डर भी मना कर देना, चलो रहने दो, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मत दो ना, सरकार लेके जाएगी, फिर देना तो पड़ेगा। 7 साल तक शेयर होल्डर को दो, 7 साल में अगर नहीं देते हो तो सरकार को दो। कंपनी ने अगर एक बार लाभांश की घोषणा कर दी तो देना ही पड़ेगा। अब कंपनी ने लाभांश की घोषणा कर दी, क्या मानते हुए, क्योंकि ये बात ऑडिटर ने कही। बाद में मालूम चला कि कंपनी वास्तव में नुकसान में थी, क्योंकि स्टॉक को ओवरवैल्यूड किया गया था। जो स्टॉक था ना, वो क्या किया गया था, ओवरवैल्यूड। ओवरवैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि थे 10 रुपए के, बता दिए 15 के, तो 5 का मुनाफा दिख गया। और खर्चों का प्रोविजन ही नहीं बनाया गया था। कई खर्चे ऐसे थे जो दर्ज ही नहीं किए गए,
तो अपने आप ही प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। क्या बताओ ये सब काम ऑडिटर के थे या नहीं थे? ये तो चेक करता ना कि कहीं स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है, खर्चे पूरे दिखा दिए नहीं दिखा दिए, तो काम था। तो ऑडिटर ने ऐसा किया नहीं, उसने रिपोर्ट दे दी और कंपनी ने लाभांश की घोषणा कर दी। तो बताओ लाभ है या नहीं है? लेकिन लाभांश तो घोषणा कर दी, तो लाभ किससे बटेंगे बताओ, लाभ किससे बटेंगे? सीधी सी बात है, आप कमाते नहीं हो और पैसा खर्च करते हो, तो पैसा आएगा कहां से? या तो कर्जा लोगे या घर की जो बची हुई पूंजी है उसको खत्म करोगे। भाई कमाई करके खर्च कर रहे हो तो पूंजी नहीं टूटती आपकी, मकान नहीं बिकते आपके। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, कमाता तो है नहीं, खर्चे किए जा रहा है, तो एक दिन तो मकान बिकेंगे ही, यही तो होगा ना। तो यहां पर कंपनी के लाभांश जो है किससे बट गए बताओ? पूंजी से, ना कि लाभों से। और कंपनी को आया गुस्सा कि यार करोड़ों का नुकसान करा दिया सीए ने, उठा के उसने केस ठोक दिया। केस का नाम क्या बना? लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी कंपनी वर्सेस सेफर्स। और इसमें ऑडिटर को लापरवाही का क्या माना गया? दोषी। और ये कहा भैया कंपनी को जितने भी लाभांश की घोषणा की वजह से नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति करो, ये तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से कंपनी ने क्या किया है? लाभांश की घोषणा करी है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अब आप बताओ हम लोग ऐसा क्यों कोशिश करते हैं भाई कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा ना जाए जो हमारे पढ़ाई से बाहर हो, या आए तो वो ऐसा ना जाए जो मैंने पढ़ाया अलग और आ गया अलग। बताओ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग ही मालूम मेरे साथ क्या करोगे। मैं आपको भी बता दूं, अब तो इतना अनुभव हो गया, जो ही एग्जाम दे के आओगे, जो ही एग्जाम दे के आओगे मेरे से पहले दिन ही, मतलब ये मान लो आपकी 2 बजे एग्जाम खत्म हुई ना, 3 बजे तो मैसेज आ जाएगा बच्चों का, सर वो आंसर की दे देते हैं। अरे पेपर तो आने दे भाई, बच्चों को तुरंत आंसर की चाहिए, हम हमारी आंसर की डाल देंगे आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड से भी पहले ही। फिर अधीनस्थ बोर्ड डालेगा अपनी आंसर की, और उसमें 1-2 आंसर क्या मिलेंगे ऊपर नीचे। तो बच्चे कहेंगे सर आपने ये माना था और अधीनस्थ बोर्ड ने ये माना, तो मैं कहूंगा अधीनस्थ बोर्ड गलत है। मैं तो यही कहूंगा, ये थोड़ी कहूँ मेरे से गलती हो गई। मैं क्या कहूंगा कि अधीनस्थ बोर्ड क्या है? गलत है। तो आप क्या कहेंगे मेरे को कि सर इसका प्रमाण दो, इसका प्रूफ दो। तो यहां जो भी शब्द लिखे हैं मुझे इनका प्रूफ कभी भी देना पड़ सकता है आपको, ताकि आप आगे क्या लगा सको? रीट लगा सको। समझ लो ना आप। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो लापरवाही है, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, तो आप मेरे से क्षतिपूर्ति लेंगे। बोले यहां समझ में आ गया? तो इस केस में कहा गया कि ऑडिटर का काम खाली जोड़ बाकी गुणा भाग ही नहीं है। क्या भाई जोड़ बाकी गुणा भाग चेक कर लिए सब सही? अरे भैया जो बता रहे हो वो सत्यम उचित है या नहीं है? कंपनी में लाभ थे ही नहीं, तुम किस में बता रहे हो? लाभ में। तो सत्यम उचित कहां हुआ? बोलो समझ में आ गया ये तक? क्लियर है? नेक्स्ट केस लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीयर ऑसलॉक। ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। इसमें केवल इतना सा ध्यान रखना, अगर ऑडिटर ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया या सावधानी के साथ काम नहीं किया और उसकी वजह से क्लाइंट को क्या हुई? क्षति, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? अंकेक्षक करेगा। लापरवाही की वजह से। आप कहें सर ये तो और किंगस्टन कॉटन में भी आया था। और तो कोई जज ने एक बात कह दी तो दूसरा जज कहेगा ही नहीं क्या? अलग अलग केस में सेम बात कही जा सकती है, तो ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा। और ये का ये मामला किसमें बताया गया बताओ? डाबर एंड सन्स बनाम एस.के. कृष्णा स्वामी में। अब एक हमारे इंस्टीट्यूट ने देखो केस किया, आईसीआई वर्सेस के.आर. खन्ना। सी इंस्टीट्यूट ने सीए के ऊपर केस कर दिया, और उसमें कहा गया कि साहब कंपनी एक्ट के प्रावधानों का अगर उल्लंघन कर रही है तो ऑडिटर का कर्तव्य है कि ये बात किसको बताए? सदस्यों को, कि आपकी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, नहीं तो हम उत्तरदायी होंगे। इसको स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंकेक्षक के कर्तव्यों को आप क्या नहीं कर सकते? कम नहीं कर सकते। बढ़ाना चाहो तो बताओ, कर्तव्य बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कम। ये बात किसमें कही गई थी? न्यूटन बनाम बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी। ध्यान रखना,
अंकेक्षक के कर्तव्यों को कम नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, कि भाई जो काम आपको करने हैं एज पर लॉ, एज पर एक्ट, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, आप उसको कम नहीं कर सकते। सर सामने वाला चाहता है कि चलो छोड़ो, स्टॉक मत चेक करो, ये मत करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा है कि सीए साहब ये चीजें चेक मत करो, आपके ऊपर मैं कभी केस नहीं करूंगा, लिख के दे देता हूं। तो तेरे लिखने के से क्या होता है, तो कानून को चेंज करवा दे। तो जो एक्ट में लिखा हुआ है वो काम मुझे करना पड़ेगा। हमारा दायित्व आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, पर कम नहीं कर सकते। किसमें कहा गया ये, न्यूटन बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी। नेक्स्ट देखो, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर ऑस्लो कंपनी में ये कहा गया कि शंकाशील होना क्या नहीं है, अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। सर ये तो किंगस्टन कॉटन में कहा था ना, हाँ तो यहां भी कहा है। और सर ऑप्शन में दोनों आ गए तो नहीं आएंगे, दोनों आएंगे ही नहीं, आएगा तो क्वेश्चन डिलीट होगा। अगर ऐसी कोई गलती कर देता है दिनेश बोर्ड तो ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा, क्योंकि दोनों जगह ये बात कही गई है कि ऑडिटर को डाउटेबल या सस्पिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और एक बात देखो क्या होता है, कई बार मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे एक क्लाइंट हैं, पिछले 4 साल से मैं उसकी जीएसटी रिटर्न भर रहा हूं, 4 साल से। हम लोग जीएसटी रिटर्न की एक फीस होती है हमारी, वो लेते हैं, वो पैसा ही नहीं दे रहा। तो मेरे स्टाफ और सारे दुखी हो लिए, उन्होंने कहा सर इसका काम बंद कर देते हैं, और ये फीस तो दे नहीं रहा। मैं तो इसको फोन कर करके थक लिया, मैसेज कर करके थक लिए, जब इसका काम होता है तब भाग के आ जाता है, और जब पैसे की बात करते हैं तो ये पैसे ही नहीं देते। क्या ऐसे लोग होते हैं दुनिया में? होते हैं, ऐसे भी होते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तो साहब वो फीस ही नहीं दे रहा। तो एक बार क्या हुआ, उसका 40,000 रुपये का टैक्स बन गया था। तो उसने वो 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्या करे, ट्रांसफर करे। तो मेरे स्टाफ ने सबने क्या कहा, सर ये गटक लेते हैं अपन, अपनी फीस आ गई, और उसका टैक्स वैक्स में ऐसा करते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं। बाद में डिमांड आएगी 3-4 साल बाद, और इसको आज ही रवाना कर देते हैं, अपने आप भुगतता रहेगा। ये मेरे स्टाफ ने मुझे ऐसी बात कही। मैं कहा ये तुझे किसने सिखाया ऐसा करना? अरे सर वो अपने साथ बदमाशी कर रहा है, अपने को पैसा नहीं दे रहा, तो अपन क्या गलत कर रहे हैं? मैं कहा ना, अगर तुझे ऐसा करना है ना तो उसको फोन कर और उसको ये कहे कि भैया ये टैक्स का पैसा जो आया है हमने हमारी फीस में एडजस्ट कर लिया, अब हम टैक्स नहीं भर रहे, फाइल ले जा। लेकिन ये भी अगर मैं कर लेता हूं ना ऐसा भी, तो भी ये प्रोफेशनल क्या है, मिसकंडक्ट है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नियोक्ता के धन को क्या रखना, हमको अलग रखना है। ऐसे धोखाधड़ी करके आप रेमोनेशन प्राप्त नहीं करेंगे। ये बात किसमें कही गई थी? आरडी वसु बनाम पीके मुखर्जी। ये भी एग्जाम में नॉर्मली नहीं आएगा। नेक्स्ट, अंकेक्षक को अपने आर्टिकल कलर के प्रति क्या होना चाहिए? ईमानदार। आर्टिकल कलर जानते हो, जो हमारे अंडर में क्या करते हैं, ट्रेनिंग। देखो क्या है, थोड़े दिन पहले मेरी क्लास सुबह 7 बजे होती थी, तो मैं 7 बजे आ जाता, और एक बार मैं घर से निकल गया तो फिर शाम को ही घर पहुंचता हूं। तो मेरी वाइफ को इस बात की चिंता कि भाई दोपहर में खाना कहाँ खाओगे। मैं कहा तो सुबह 7 बजे दे दिया कर टिफिन। 7 बजे टिफिन, ये तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो वापस नहीं आ सकता। तो क्या हुआ साहब, उसने क्या किया, मेरा एक आर्टिकल है उसको फोन कर दिया, भैया एक बार आप घर पे आना। 10-11 बजे घर पे बुला लिया उसको, और उसको टिफिन पकड़ा दिया। बोले सर को दिया ना ये टिफिन। वो बेचारा मैडम को कुछ बोल नहीं पाया। बोले हमारे सर ही नहीं बोल पाते तो मैं क्या बोलूं। वो टिफिन लेके मेरे पास आया यहाँ, बोले सर ये आपका टिफिन। मैंने देखा तू टिफिन लेके आया, क्यों लेके आया? सर वो मैडम ने कहा था। मैंने मैडम को फोन किया, मैं कहा आपने इसको टिफिन क्यों दिया? बोले तो आप खाना तो खाओगे नहीं, सुबह में बना सकती नहीं, तो दे दिया। उसमें क्या है? मैं कहा पहली बात तुझे समझने की जरूरत है कि ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, मेरा ये एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरे अंडर में क्या ले रहा है, ट्रेनिंग, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। मैंने इसको इस काम के लिए नहीं रखा है।
ये तो सीधा बच्चा था जो तेरे को मना नहीं कर रहा। हम लोग आर्टिकल के प्रति इस टाइप के काम नहीं करा सकते। कई बार तो वो फिल्म की टिकट ही बनवा ली थी, बताओ। अरे आर्टिकल इसलिए रखे तुमने, आपको उनके प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार। और मालूम है जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं हमको उनको एक पैसा देना पड़ता है, स्टाइपेंड, सीए लाइन से हो। हमें आर्टिकल जो आते हैं उनको स्टाइपेंड देना पड़ता है हर महीने, प्रशिक्षु भत्ता बोल सकते हो आप उसे। तो अभी 2000 रुपये मंथली है, यानी कि एक महीने के कितने देंगे, 2000 रुपये, जिसमें वो सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, 6-7 घंटे काम करते हैं, 2000 रुपये महीने में। सीए इतने बदमाश हैं, वो 2000 भी चेक से देके केस वापस ले लेते हैं, 2000 भी नहीं दिए जाते, बताओ लोगों से। कैसा होना चाहिए। और भाई एक व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, आप उसके प्रति ईमानदार तो रहो। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, होमर वर्सेस क्यूटलर। ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि अगर किसी ऑडिटर को पद की अवधि समाप्ति से पहले हटा दें तो क्या उसको फीस मिलेगी, याद है आपको पढ़ाया था। यदि पद की अवधि की समाप्ति से पहले हटा दिया ना तो भी उसने काम तो कर ही लिया, तो जितना काम उतना दाम। उसको फीस लेने के लिए क्या है, अधिक करते हैं, क्योंकि पूरे साल का काम कर दिया उसने। और ये बात किसमें कही गई थी बताओ, होमर वर्सेस क्यूटलर में। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। तो ये आपका एक 2 दायित्व कंप्लीट हो गए, एक तो आपराधिक और एक दीवानी दायित्व। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मानहानि के देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानहानि के प्रति दायित्व। आपको बता दूं 99% इस केस का आंसर होगा नो। लोग क्या करते हैं, हमारे से चिढ़ जाते हैं कि यार आपने रिपोर्ट में मेरे बारे में ऐसे कैसे लिख दिया और आपने तो मेरी मानहानि कर दी। अब मान लो मैं किसी संस्था में ऑडिट करने गया और मुझे वहां ये मालूम चला कि इस डायरेक्टर ने चोरी करी है, तो मैंने उस डायरेक्टर का नाम लिख दिया रिपोर्ट में। भाई कपट के बारे में बताया था ना आपको, कपट में क्या क्या लिखते हैं अपन, कपट की राशि, कपट की प्रकृति और दोषी पक्षकार का नाम। मैंने नाम लिख दिया कि ये फलाने व्यक्ति ने इतने रुपए की चोरी कर ली। उसने तो हंगामा कर दिया, सर आपने तो मेरे को चोर डिक्लेयर कर दिया, रिपोर्ट में लिख दिया और एजीएम में रिपोर्ट मार दी, पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं चोर हूं। तो मैंने कहा साहब मेरे पास इसके सबूत है, मैंने तो वही कहा है जो मेरा कर्तव्य है। क्या इस टाइप के लोग मेरे ऊपर केस कर सकते हैं मानहानि का कि साहब आपने तो हमारी गुडविल खराब कर दी। अब लोग तो देखो केस तो करेंगे। अब बात आती है कि बताओ सीए उत्तरदायी होगा या नहीं होगा। मानहानि के लिए सीए के ऊपर दायित्व आएगा क्या, नहीं आएगा। 99% आंसर केस का नहीं। अब सुनो 1% हाँ कब होती है। अगर मैंने किसी को चोर बताया, जैसे मैंने कह दिया भाई सिकंदर चोर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब सिकंदर ये कहेगा सर भरी क्लास में और कैमरे के सामने आपने मुझे चोर डिक्लेयर कर दिया, इसका सबूत दो, मैंने आपकी क्या चोरी करी। सबूत तो मेरे पास थे ही नहीं। तो सर आपने ऐसा क्यों बोला, ईर्ष्या भावना से, ईर्ष्या भावना से मैंने बोला, द्वेष भावना में आके मैंने ऐसा बोला और मेरे पास उसके कोई भी सबूत या तथ्य नहीं है, तो बताओ मेरा दायित्व आएगा कि नहीं आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। मानहानि के लिए दायित्व में देखो क्या लिखा है, ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट में जो बात कही गई है
उन तथ्यों के लिए उस पर मानहानि का दावा नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब रिपोर्ट में आपने जो कहा वो क्या नहीं हो, झूठ नहीं हो, आपने द्वेष की भावना से नहीं कहा गया हो, और आपने अपने दायरे में ही बात करी है, ओवर एक्टिंग भी नहीं करी। जो काम आपने करा ही नहीं उसके लिए क्यों बोलें? समझो, जैसे आज आप मेरे को सर RSR का कल टेस्ट है, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मेरे को बता दो, मैं भी ओवर एक्टिंग करने लग जाऊं, समझ लो, तो ये तो गलत है ना। जो दायरा मेरा है ही नहीं, मैं उस पर क्यों काम करूं? और सद्भावना में दिया हो, यानी कि मेरे पास तो प्रूफ है इस बात का कि साहब जो मैंने कहा है वो क्या है, सत्य है, और मुझे इस बात का विश्वास है, तब तो मैं बच जाऊंगा। और अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ है, मैंने झूठी बात कही है, देश भावना में कही है, मैंने अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम करा है, मेरे पास जानबूझ के सामने वाले को नीचा दिखाने की दृष्टि से मैंने काम किया, तो मैं उत्तरदायी होऊंगा। इसके रिगार्डिंग 2 केस आए हैं, देखो। पहला केस था लोलेस वर्सेस एंजलो इजिप्ट कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि साहब ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में लिख दिया कि संस्था में स्टॉक कम पाया गया, किताबों में 2 करोड़ बताया, पर पाया क्या गया, 1.5 करोड़ का। 50 लाख का स्टॉक की जिम्मेदारी इन प्रबंधकों की थी जो गायब मिला यहां से। तो साहब मैनेजमेंट ने उठा के केस कर दिया। और ये तो मुझे अब समझाने में आपको 1% ही दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि लेटेस्ट इंडिया में ये चल रहा है। अडानी का केस, रिपोर्ट दी थी, किसने दी? ईडनबर्ग ने। ईडनबर्ग ने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देते ही साहब उसका शेयर मार्केट में शेयर डाउन हो गया, कंपनी की वैल्यूएशन डाउन आ गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया एक शब्द बोलते ही। ऐसा होता है क्या? वो एक कौन सा फुटबॉल खेलने वाला था ना, रोनाल्डो था, कौन था, उसने क्या किया, एक बार बैठे बैठे कोको कोला पेप्सी को साइड में करके पानी की बोतल पी ली, उससे तो कोको कोला की बिक्री डाउन हो गई। कोको कोला ने कहा ये दादा ये क्या कर दिया। इतनी सी बात पे ही बोलो, इतनी सी बात पे ही क्या इनका फर्क पड़ता है? वो बहुत फर्क पड़ता है। सलमान खान बोलता है हमेशा जियो जी भर के रिवाइटल, 25 वर्षों से अटूट विश्वास। अरे 25 वर्ष पहले की उसकी फोटो देख लो, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा कि ये वही सलमान खान है क्या जो रिवाइटल से आज इतना डेवलप हुआ है। देखो वो तो विज्ञापन है, पर ये तो रिपोर्ट है। अब हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दे दी, अडानी ने क्या कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, केस ठोक दिया उसके ऊपर। केस कराई तो है ना, दोषी थोड़ी साबित हुआ है। हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। होगी कब होगी? अगर मैंने काम कैसे किया हो, द्वेष भावना में, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा उसको। तो यहां पर साहब ये प्रूफ नहीं कर पाए, देश भावना से था नहीं, मानाने के लिए ऑडिटर को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। लेकिन एक केस देखो, इस केस में ऑडिटर ने देश भावना से काम किया था, इसलिए ऑडिटर को क्या ठहराया गया? उत्तरदायी। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अंक 1 की स्थिति मैंने कल कंप्लीट करा दी थी। और इस चैप्टर के हम कितने टेस्ट लेंगे? 2 टेस्ट लेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बात समझ में। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। रेडी हो आप लोग? तैयारी सही है? बताते जाओगे? आपको ही बताने हैं। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन नहीं है ये। बीओ में जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे कौन से हैं? एग्जाम के। और ये ऑडिट में क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत इजी आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं करा है, क्योंकि वो बहुत इजी आते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा अपन ने स्टेप टू स्टेप चले हैं। चलो थोड़ा स्पीड मेंटेन करना बच्चों, आधे घंटे के अंदर अपने को सारे क्वेश्चन निपटाने हैं। बताते जाओ, और जिसको भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए पूछ लेना। कंपनियों का अंकेक्षण है, आगे बढ़ जाऊं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चन तो है नहीं कि ये प्लस करो और ये माइनस करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य है? जो चार्टेड अकाउंटेंट है। अच्छा ये बताओ, ए में और सी में क्या आपको कंफ्यूजन है? देखो यहां पर इसने लिख दिया एवं, यानी कि तो कंडीशन हो गई कि ऑडिट वही करे जो सी और सीएस दोनों, लेकिन ऐसा तो मैंने बताया नहीं। अच्छा डी में क्या प्रॉब्लम है?
कि सर सीए पर पागल है, तो पागल ऑडिट कैसे करेगा? समझ में आ गया क्या? तीसरा क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जूनियर अकाउंटेंट में भी आया हुआ है, योग्यता के प्रावधान। चौथा क्वेश्चन धारा 141 किससे संबंधित है? आगे बढ़ता जाऊं ना, किसी भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप पूछेंगे मुझसे, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने कर लिए हैं ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन धारा 141 के अनुसार कौन अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है? सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? ऑडिट का लेवल यही है, ऑडिट में ज्यादा टफ काम नहीं है। धारा 141 में दिए गए प्रावधान जो योग्यता और अयोग्यता के हैं किस पर लागू होते हैं? निजी कंपनी पे, सार्वजनिक पे कि सरकारी पे? सर ये तो बात बताई नहीं आपने, ये भी बताऊं? मैंने तो कहा कंपनी पे लागू होते हैं, तो कंपनी में तो सारी आ गई, उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है? बताओ बच्चों। एक व्यक्ति जो चार्टेड अकाउंटेंट है। बी में क्या प्रॉब्लम है? 5 लाख से ज्यादा का ऋणी हो गया। समझ में आ गया? सी डी वही ऑप्शन ले लिए अपन ने। आठवां क्वेश्चन एक कर्मचारी कंपनी का अंकेक्षक, ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। मैंने आपको ये तो बताया था कि अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। अब ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं कर सकते? इन 4 ऑप्शन में से देख के बताओ कि साहब क्यों नहीं कर सकता। ये बच्चे ने बी कहा, बस इसीलिए मैं ऑप्शन पढ़ने के लिए बोल रहा था। बेटा आपको बी में क्या गड़बड़ लग रही है? खुद के क्या है? कंपनी के हैं? भाई खाते किसके हैं? आप तो कर्मचारी हो, आपके कैसे हो गए? तो काम कर रहे हो तो क्या हो गया? खुद के थोड़ी हैं। अरे भाई आज यहाँ पे हिसाब किताब हमारे विनोद जी देख रहे हैं तो सर्जन इंस्टीट्यूट का देख रहे हैं ना, खुद का थोड़ी देख रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक क्या है कि वो हमारा कर्मचारी है तो वो हमारे साथ क्या करेगा? पक्षपात करेगा। आपको मैंने सिर्फ एक ही लॉजिक दिया था और ये तो ऑप्शन में घुमाने के तरीके हैं। एक लॉजिक दिया था, बताओ क्या? स्वतंत्रता, कि ये सारी अयोग्यता क्यों है? क्योंकि अंकेक्षक कैसा व्यक्ति होना चाहिए? और क्या कर्मचारी स्वतंत्र रह पाएगा? वो तो अपने मालिक की बात मानेगा, तो वो पक्षपात और आत्मचेतना संबंधी विचार रखेगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। बी इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा वो खुद की अकाउंटिंग नहीं है, तो कंपनी अलग है और कर्मचारी अलग है। और सी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रबंधक काहे को मना करेंगे? प्रबंधक तो कहेंगे कर दे, बढ़िया है और बढ़िया है हमारे लिए तो। और डी कि साहब वो काम में रुचि नहीं लगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आप कर्मचारी हो तो काम मन लगा के नहीं करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है? बताओ आंसर। ना तो अधिकारी हो सकता है ना कर्मचारी। कंपनी का सचिव भी होता है अधिकारी, और निगमित निकाय आप बना ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक व्यक्ति जो किसी कंपनी का रिक्त स्थान के लिए ऋणी है, कितने का ऋणी है? 5 लाख रुपए से अधिक का ऋणी है, समझ लो, तो वो ऑडिटर के रूप में क्या नहीं हो सकता? कितनी लिमिट थी? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ये बच्चा बताएगा, आप बताओ, इसका आंसर बताओ। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको बता दो। है डी। चलो, इसने क्या किया? सबकी आवाज सुन ली, वैसे बोल दिया ये मैं आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहा हूं, अब आप सिद्ध करोगी मेरे आरोप मिथ्या हैं। हाँ यस, यही सुनना था। इसका मतलब मेरे आरोप वाकई में मिथ्या थे। इसको मालूम है, प्रोविजन मालूम है कि अगर किसी सीए फर्म को अपॉइंट किया जाता है तो कर सकते हैं उसके अधिकांश से
साझेदार क्या होने चाहिए, और डी में क्या लिखा है, सभी। सभी नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है। 4 पार्टनर है, 4 में से 3 सीए हैं और 1 सीएस है, बताओ फर्म अपॉइंट हो जाएगी कि नहीं होगी? तो इसलिए ये गलत है। पहला ऑप्शन, ऑडिटर की फर्म की नियुक्ति की जा सकती है, बताओ फर्म को नियुक्त कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नियुक्ति किसके नाम से होगी? फर्म के नाम से, ये भी सही है। और अधिकांशतः साझेदार क्या होने चाहिए? तो ये भी सही है। तो हमें गलत ढूंढना था, गलत कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है? बताओ किसको नियुक्त कर सकते हो आप? इनमें से किसी को भी नहीं। समामेलित संस्था बोल दो, निगमित निकाय बोल दो, एक ही बात है। अधिकारी कर्मचारी भी नहीं हो सकता और 5 लाख से अधिकारी नहीं भी। ये सारी योग्यता के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो आप बताओ कि निम्नलिखित व्यक्ति को कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, किसको कर सकते हो? इनमें से किसको नियुक्त कर सकते हो? अब पहला ऑप्शन है संचालक के साझेदार को, तो मैंने बताया था अधिकारी या कर्मचारी का कर्मचारी या साझेदार नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा, संचालक के, ये भी गलत। कर्मचारी के, ये भी गलत। तो किसको कर सकते हो? जिसका कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 14, किसे नियुक्त किया जा सकता है अंकेक्षक के रूप में? देखो, निगमित निकाय को कर नहीं सकते, अधिकारी को कर नहीं सकते, ऑडिट फर्म के पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबके? बेटा कुछ डाउट है? आप बताओ, चेहरे से लग रहा है मुझे आपके। अच्छा, चेहरा ही ऐसा है। बताओ, पूछो पूछो। देखो, वो अपवाद है बेटा उसका। आपको धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए याद है? याद है या नहीं है? बताओ क्या लिखा था? 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए। नहीं ध्यान? नहीं, आप ढंग से लर्न करो बेटा, ऐसे तो क्या है, ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले कंटेंट को ढंग से पढ़ो, समझ लो। अयोग्यता में क्या बताया था? धारा 141 की उपधारा 3 में दी गई है। ए में क्या बताया था? अगर सीए मिलकर क्या बना लेते हैं? निगमित निकाय, तो किसी भी कंपनी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और इसका एक अपवाद बताया था एलएलपी, कि एलएलपी एक निगमित निकाय है लेकिन फिर भी सीए बना के ऑडिट कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, अयोग्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सी धारा में है? 141 की उपधारा 3 में। 16, कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता क्या है? उपरोक्त सभी। समझ में आ रहे? सर आपने ये कब पढ़ाया? अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। देखो, ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, पर हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट है वो ये कहता है अगर कोई सीए पागल हो जाता है या उसके ऊपर कोई कोर्ट में केस चल जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसका नाम सीए के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तो जब वो सीए ही नहीं रहेगा तो ऑडिट कैसे करेगा? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक हो सकता है यदि वह, बताओ कब हो सकता है ऑडिटर? जी, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? सी। लेकिन बच्चों, कंपनी एक्ट 2013 से पहले इसका आंसर क्या होता? सर्टिफाइड ऑडिटर, क्योंकि पहले सीए और सर्टिफाइड ऑडिटर दोनों क्या कर सकते थे? ऑडिट। कंपनी एक्ट 2013 में क्या कर दिया? ओनली सीए। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 लाख से कम का ऋणी है तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 लाख से अधिक का ऋणी होगा तो दिक्कत है। सर्टिफाइड ऑडिटर में आपको कंपनी जो इसका ऑडिट का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर उसमें पूरा बताऊंगा। हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के आने से पहले भी ऑडिटें होती थी। सीए तो 1949 से बनने शुरू हुए हैं, ऑडिट तो पहले भी होती थी। कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ऑडिटर तो पहले भी होती थी। तो पहले सरकार क्या करती थी कि एक डिप्लोमा देती थी, एग्जाम होती थी एक, और डिप्लोमा देती थी और उनको एक सर्टिफिकेट जारी करके उनको सर्टिफाइड ऑडिटर के नाम से जाना जाता था। और वो लोग क्या थे? ऑडिट करने के लिए अधिक करते। बाद में उनको बंद कर दिया
और सी इंस्टीट्यूट को ऑथोराइज कर दिया। यहां तक क्लियर है? चलिए बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है और पूर्णकालीन रोजगार में नहीं है, कितनी ऑडिट कर सकता है? ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि एक अंकेक्षक नियुक्ति के उपरांत, नियुक्ति के उपरांत का मतलब समझ गए, नियुक्ति के बाद कंपनी अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 3 में बताई गई अयोग्यता से ग्रसित हो जाता है, इसका आंसर बताओ। उसका पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाता है, उसे कोई नहीं बोलेगा भैया हट जा, अपने आप ही हटा हुआ मान लिया गया। समझ में आ रहा है? एक नई कंपनी के पंजीयन के 30 दिन में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है, किसके द्वारा? हाँ अब सही है। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? कंपनी के संचालक मंडल पंजीकरण से कितने दिनों तक प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? समझ में आ रहे? कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के प्रावधान कौन सी धारा में है? 139। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक है कितने दिन में? कंपनी के पंजीयन के 30 दिन में। मैंने एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं ये, समझ में आ रहा है बात? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना देना आवश्यक है, आवश्यक है या नहीं है? नियुक्ति की सूचना के प्रावधान प्रथम अंकेक्षक पर लागू ही नहीं होते, तो आंसर क्या आएगा? आवश्यक है नहीं है। धारा 139 की उपधारा 6 के अनुसार प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ किसके द्वारा की जाती है? संचालक मंडल के द्वारा। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कंपनी पंजीयक को देना आवश्यक है, ये कथन है? बताओ। अच्छा आवश्यक नहीं है, ये कथन कैसा है बताओ? सत्य। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु पारित संकल्प कहलाता है, बताओ। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? संचालक मंडल। कहां करेंगे? बोर्ड सभा में। बोर्ड सभा में क्या पास होगा? बोर्ड प्रस्ताव या बोर्ड संकल्प, बोल दो एक ही बात है। प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम एजीएम के, अब इसमें बच्चे क्या गलती कर देंगे? 1 वर्ष, ऐसे गड़बड़ कर देंगे। अरे बेटा सुन, सही हो रहा है आंसर? दिक्कत आ रही है किसी को? इजी लग रहे हैं क्या? है मतलब इजी भी नहीं लग रहे? समझ गए ना? इनमें क्या बारीकियां छुपी हुई हैं। अभी क्वेश्चन देखो एकदम यूं लगेगा ये क्या है सर, इजी सा है, पर जिसने पढ़ा है ना उसको इजी लगेगा। जिसने पढ़ा ही नहीं वो सीधा ही किस पे टिक करेगा? 1 वर्ष पे, तो उसके लिए तो बहुत टफ हो गया ये। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है? बताओ, इसका आंसर बताओ। ये बच्चा बताएगा, बताओ बेटा। बी लॉक कर दिया जाए? चल कारण बता क्यों? बी आंसर क्यों है? शाबाश, बिल्कुल सही। बोलता कम है लेकिन बोलता सही है। नियुक्ति कौन करेगा अंकेक्षक की? सदस्य। तो पारिश्रमिक का निर्धारण भी कौन करेंगे? सदस्य। जो नियुक्त करेगा वो निर्धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम अंकेक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? साहब मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि प्रथम की आगामी, मैंने तो सिर्फ क्या बताया? अंकेक्षक को हटाना। और अंकेक्षक को हटाना है तो घूम फिर के किसके पास पावर आएगा? सदस्य के पास। कोशिश भले कोई कर ले। समझ में आ रहा है? अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक के स्थान पर नए अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा इसका? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, 141 और 142 तो नहीं है, 139 की 140 नहीं मालूम? कम पढ़ते हो घर पे जाके? अच्छा लेट ज्वाइन किया है? हाँ नहीं भूल गए? धारा 140 की उपधारा 4 क्या पढ़ाई थी?
अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति। और एक पूरा डायग्राम बना के बताया था कि एजीएम की सूचना देंगे, फिर किसी सदस्य से क्या आएगी, विशेष सूचना, वो प्रक्रिया थी पूरी। और वो किस में बताई गई थी? धारा 140 में। समझ में आ गया क्या? एक कंपनी के अंकेक्षक को हटाने में सक्षम कौन है? सीधी सी बात है, साधारण सभा यानी कि सदस्य। पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन करेगा बताओ? नियुक्तिकर्ता, प्राधिकारी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक से भिन्न व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बच्चों। अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? इसमें 99% बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ये मेरे विगत अनुभव रहे हैं। बताओ क्या आंसर है? उधर से आवाज आ रही थी, क्या बोले बेटा आप? ए क्या है? पहले तो बताओ कौन सी धारा का क्वेश्चन है ये? कौन सी धारा का क्वेश्चन है? ये है धारा 140 की उपधारा 4 का। और धारा 140 की उपधारा 4 में मैंने कहीं भी विशेष प्रस्ताव लिखा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि साहब ऑडिटर को एजीएम में क्या पास करके, ओआर पास करके हटा दिया जाएगा। तो ए तो आंसर नहीं है इसका। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर किसी और को नियुक्त करना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो, तो कंपनी सूचना देगी किसको? और सदस्य की तरफ से क्या आनी चाहिए? विशेष सूचना। हाँ, जिसके पास 1% या 5 लाख के वोटिंग पावर हो, उसकी तरफ से क्या आनी चाहिए? विशेष। जब तक इनके पेट में दर्द नहीं है तो पुराने वाला क्यों उठेगा? उसी को कंटिन्यू रख लेंगे। क्या आवश्यक है? विशेष सूचना आवश्यक है। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ूं। लेखा परीक्षा समिति, ऑडिट कमेटी को जिन विषय पर विचार करना है वो उनको कौन बताता है? बताओ। ऑडिट कमेटी सुझाव देती है किसको? संचालक मंडल को। और संचालक मंडल सुझाव देते हैं किसको? अंकेक्षण समिति को। तो ये जो आपस में काम करते हैं, कौन कौन करते हैं? ऑडिट कमेटी और संचालक मंडल। कंपनी लेखा परीक्षक को किसकी बैठक में हटाया जा सकता है? ऑडिटर को कौन हटाता है? सदस्य। सदस्य की बैठक कौन सी होगी? साधारण सभा। सार्वजनिक कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में आया था। सार्वजनिक कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था केक, जैसा कि सिकंदर ने भी अंदर से आवाज निकाली केक। यही था सिकंदर। क्या लिखा हुआ पढ़ना बेटा? हाँ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सरकारी नहीं है ये, सार्वजनिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो। सिंपल सी बात है, सदस्य करेंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति कितने टाइम के लिए की जाती है? एजीएम से लेकर 6ठी एजीएम तक। नियुक्ति की सूचना कितने दिनों में रजिस्ट्रार को देंगे? 15 दिन। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एजीएम में सदस्यों के द्वारा। नियुक्ति के प्रोविजन कौन सी धारा में है? 139। पश्चातवर्ती अंकेक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 1 एजीएम टू 6 एजीएम के निष्कर्ष तक। किसके द्वारा कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती? देखो, आपने प्रथम अंकेक्षक पढ़ा था संचालक मंडल, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास भी थोड़ा बहुत पावर है। आपने सरकारी कंपनी में पढ़ा था केक, और बाकी में पढ़ा था सदस्य। पर कभी भी मेरे से पढ़ा कि ऋण पत्रधारी भी अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? तो वो तो कर ही नहीं सकते।
तो आंसर क्या होगा? बी। प्रत्येक कंपनी को अंकेक्षक की नियुक्ति करनी अनिवार्य है तथा ऐसी नियुक्ति की जाएगी कहां पर? वार्षिक साधारण सभा में। रोटेशन के प्रावधान किस कंपनी पर लागू होंगे? आंसर क्या आएगा? हाँ, मैंने सिकंदर की आदत पहचान ली। तू पढ़ने वाला बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, पर थोड़ी सी क्या करता है? नहीं, हड़बड़ी। लापरवाही नहीं बोलते इसको, हड़बड़ी। जोश में आ जाते हैं ना कई बार। क्यों रे, ऑप्शन देखा सूचीबद्ध, हाँ मेरे को मालूम है, टक। अरे दूसरा भी पढ़ लो भाई, तीसरा ही पढ़ लो, और चौथे में उपरोक्त सभी लिखा है। ये मान के चलना, बच्चे हड़बड़ी भी करते हैं, लेकिन सुनो बच्चों, इतनी तैयारी कर लोगे, आपकी हड़बड़ी भी माफ, लापरवाही भी माफ, क्योंकि हड़बड़ी होगी एक दो क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में तो होगी ना। आपके अगर 120 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, कितने में से? 150 में से, तो आपका सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और हम 120 के लिए तो पढ़ाते ही नहीं, अपन तो 150 की बात कर रहे हैं। तो हड़बड़ी, लापरवाही, ये जो ह्यूमन एरर है ना, इसको हम मान लेते हैं कि 10-20 क्वेश्चन की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले में नहीं, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा ना बेटा। आपके 90 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फर्स्ट में कितने ठीक हो गए? 90 क्वेश्चन। और इधर कितने हो गए? 120। तो 120 और 90 कितने हुए? 210। परसेंटेज निकालो, कितना निकला? 70 पर ये मान लेना बॉर्डर लाइन पे हो। तो आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो 40-50% पे कट ऑफ चला जाएगा? सन 2023 चल रही है ये, 2012 नहीं है। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था बताना किसी ने? तो इस बार 70 पक्का जाएगी, क्योंकि इस बार कचरा तो है ही नहीं। इस बार तो सारे सीटी क्वालिफाइड हैं, तो सारे पढ़ने वाले हैं। 70% जाएगी कट ऑफ। पिछली बार भी 63-64 गई थी, और उससे पिछली बार 40 गई थी। तो एक बार में 23% बढ़ गए, तो मैंने 80 थोड़ी कर दी, मैं तो 70 ही कर रहा हूं। नहीं समझे? तैयारी करनी है, ये मान के चलना। देखो, सरकारी जॉब सबको चाहिए, बेरोजगारी ज्यादा है तो मिलेगी उनको जो जितनी मेहनत करेगा। और हम क्यों इतने जान लगाते हैं? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग डिस्काउंट क्यों नहीं देते? मैं कहा नहीं यार, ये सब नहीं कर सकते, ये रिजल्ट देना है ना भाई। रिजल्ट देना है तो आपको भी मेहनत करनी है और हमको भी करनी है, उसके बिना रिजल्ट आएगा ही नहीं। हाँ, वो कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी नहीं हटाएगी तो उसको लाइफ टाइम रख सकती है। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई कंपनी पे रोटेशन के प्रावधान लागू नहीं होते तो क्या ऑडिटर बार बार नियुक्त होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा, क्योंकि पुनर्नियुक्ति संभव है। हाँ, कंपनी नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती थोड़ी रहेगा, ऑप्शन है कंपनी के पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि से पहले हटाने का अधिकार किसके पास है बताओ? एक ऑडिटर को पद की अवधि समाप्त होने से पहले हटाने का अधिकार किसके पास है? बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हटाएंगे कौन? सदस्य। कहां पर? सभा, सामान्य सभा में। 47, पश्चातवर्ती अंकेक्षक को हटाने के लिए क्या आवश्यक है बताओ? साधारण प्रस्ताव, क्योंकि ऑडिटर को हटा रहे हो, और वो भी किसको? पश्चातवर्ती को। तो ये मान के चल रहे हैं कि बीच में नहीं हटा रहे। कहां हटा रहे हो? एजीएम में। तो कैसा प्रस्ताव? साधारण। धारा 142 का संबंध किससे है? पारिश्रमिक से। एमके टेलरिंग लिमिटेड की आगामी एजीएम में गुप्ता जसोरिया एंड एसोसिएट्स को जैन एंड कंपनी के स्थान पर, जो कि रिटायर होने वाले अंकेक्षक नियुक्त किया जाना है, इसके लिए क्या चीज जरूरी है? घुमा फिरा के क्या कह दूं? अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी और को नियुक्त करना है। क्या चीज जरूरी है? विशेष सूचना। किससे? सदस्य से। और लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन, कंपनी द्वारा गठित अंकेक्षण समिति में किसको शामिल करना जरूरी है? सब अंकेक्षण समिति में कौन होते हैं? संचालक मंडल। कम से कम कितने? 3। और उनमें भी बहुमत किसका हो? तो जरूरी क्या हो गया? स्वतंत्र संचालक। कर लोगे? क्लियर है?
चलिए इतना ही करते हैं, कल नया चैप्टर शुरू कर देंगे आपका ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और टेस्ट आपका 1 बजे रहेगा। क्लियर है? अभी अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।